हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बायो क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे केल्विन साइकिल, फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म, और हम लोगों ने ये देखा कि जो एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का वो है ग्लूकोज। इसी तरह एनिमल फिजियोलॉजी में भी हम लोगों ने जब डाइजेशन पढ़ा तो उसका भी एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। चाहे प्रोटीन का हो, फैट का हो, कार्बोहाइड्रेट का हो, किसी का भी का डाइजेशन हो, उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से हमें एनर्जी चाहिए, तो डाइजेशन से या फोटोसिंथेसिस कर लेने से, ग्लूकोज बना लेने से तो एनर्जी मिलती नहीं। एनर्जी प्राप्त करने के लिए हमें एक और प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं रेस्पिरेशन। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अगर मेहनत करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खाने भूख नहीं लगती, बल्कि हमें उस जो बने हुए ग्लूकोज है आपकी बॉडी में, उसके ऑक्सीडेशन के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ठीक, यानी कि बर्निंग ऑफ ग्लूकोज होगा तभी एनर्जी रिलीज होगी। अब ये बर्निंग ऑफ ग्लूकोज कैसे होगा, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस होती हैं, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है? इसमें 3 प्रोसेस मेन होती है। पहला होता है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल, और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके बाद ही एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। ठीक, तो ये 3 प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वो करने चल रहे हैं ग्लूकोज के ब्रेकिंग डाउन का, और दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लिसिस मीन्स आप ऑलरेडी पढ़ते आए हैं कि ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन। केल्विन साइकिल में हम लोगों ने इसका उल्टा पढ़ा था। हम लोगों ने वहां ग्लूकोज बनाया था, 3 कार्बन कंपाउंड से 6 कार्बन कंपाउंड का ग्लूकोज बनाया था। यहां हम लोग 6 कार्बन कंपाउंड के ग्लूकोज को तोड़कर 3 कार्बन का कंपाउंड पायरुविक एसिड बनाएंगे जो 2 होगा। ठीक तो इसकी शुरुआत कैसे होती है और ये कहां होता है? ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हमेशा साइटोप्लाज्म में होती है। कहां होती है? साइटोप्लाज्म में। ठीक, और इसमें 10 रिएक्शंस काम करती है, 10 प्रोसेस होती है। तो पहली शुरुआत करते हैं हम लोग ग्लूकोज का। पहला क्या स्टेप होता है? फर्स्ट स्टेप में हेक्सोकाइनेज इंजेक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में एक मॉलिक्यूल एटीपी खर्च होती है, इन्वेस्ट होती है, इन्वॉल्व यूटिलाइज्ड होती है, जो कि एडीपी बन जाती है। यानी कि एक फास्फोरस रिलीज होकर ऐड हो जाता है ग्लूकोज में और बन क्या जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज के 6वें नंबर की कार्बन पर एक फॉस्फेट आ जाता है जो कि एटीपी रिलीज करता है, यानी ट्राई से डाई बन जाता है। तो एक मॉलिक्यूल एक एटम रिलीज कर दिया इसने फास्फोरस का, और ये आ गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, जो अगेन 6 कार्बन कंपाउंड है। अब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या होगा? ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। किस एंजाइम में? आइसोमरेज। आइसोमरेज, आपने आइसोमरेज पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड दो जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही होता है, C6H12O6, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होता है। तो आइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में इसका आइसोमराइजेशन हो जाएगा और ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। अभी तक जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा? अब इसमें एक एटम जो है फास्फोरस का और इन्वॉल्व होगा, और एक मॉलिक्यूल और एटीपी खर्च होगी,
और वो होगी एटीपी से एडीपी बनेगी, यानी कि एक रिलीज, एक फास्फोरस और रिलीज होगा, और वो फ्रक्टोज के एक नंबर के कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर जाके अटैच हो जाएगा और बनाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यानी कि ऐसा फ्रक्टोज जिसके अंदर दो क्या है, फास्फोरस है, बिसफॉस्फेट, बी आई मीन्स बाई, बाई मीन्स टू। अब आप कहेंगे कभी कभी तो हम यूज करते हैं टर्म डाइफॉस्फेट, तो यहां डाइफॉस्फेट क्यों नहीं यूज किया, यहां बिसफॉस्फेट क्यों यूज किया? तो अगर दो अलग अलग कार्बन पर, जैसे वहां 1 नंबर का कार्बन है और 6 नंबर का कार्बन है, दो अलग अलग कार्बन पर फास्फोरस अटैच होगा तब तो वो बिसफॉस्फेट होगा। अगर एक ही का कार्बन पर दो एटम अटैच हो जाए किसका, फास्फोरस का, तब क्या हो जाएगा, वो डाइफॉस्फेट। तो यहां बात होती है बिसफॉस्फेट की, यानी पहले नंबर के कार्बन पर और छठे नंबर के कार्बन पर एक एक फास्फोरस अटैच है और ये अगेन 6 कार्बन कंपाउंड है। अब क्या होगा, अब ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है, इसका स्प्लिट होगा 3 के 2 में, ठीक। और ये होगा किसकी प्रेजेंस में, एल्डोलेज, एल्डिहाइड का ये एंजाइम है, एल्डिहाइड से रिलेटेड है, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाएगा और साथ ही साथ एक टेम्परेरी कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये भी 3 कार्बन का है, लेकिन ये कुछ समय बाद फिर से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड में, यानी कि मेन प्रोडक्ट यहां पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। अब ये कन्वर्ट कैसे होगा, ये दोनों भी एक दूसरे का आइसोमर है, तो आइसोमरेज एंजाइम यहां भी लगेगा, तो फास्फोट्रायोज, ट्रायोज मीन्स 3 कार्बन कंपाउंड है, फास्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड में। एक बार इस स्टेप को फिर समझ लीजिए, नंबर 4 को, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टूटेगा 3 कार्बन के कंपाउंड में, ये 6 कार्बन था, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि मेन प्रोडक्ट है, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन ये एक टेम्परेरी कंपाउंड है और अल्टीमेटली ये फिर चेंज हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, यानी कि अल्टीमेटली ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे, ठीक, जिससे कि बात आगे बढ़ेगी। अब यहां से एक बार फिर से समझ लीजिए, नंबर 1 और नंबर 3 पे 2 ATP के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, यूटिलाइज हो रहे हैं, और यहां यूटिलाइज हो रहा है, तो इसलिए इन दोनों फेज को, इस फेज को क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट फेज। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तब कुछ मिलता है आपको, तो ये इन्वेस्टमेंट फेज है। अल्टीमेटली आपका काम है एटीपी लेना क्योंकि एटीपी से एनर्जी मिलेगी आपको, लेकिन यहां पहले इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए 2 ATP खर्च होती है, इन्वॉल्व होती है। अब बात आगे बढ़ती है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बन गए, ठीक। यहां से ये जो था ये भी कन्वर्ट हो गया ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में फास्फोट्रायोज आइसोमरेज की एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक। अब बात आगे बढ़ती है, नंबर 6 नंबर पे क्या होता है, यहां तक तो 4 था, ये 5वां हो गया प्रोसेस। 6 नंबर पे क्या होता है, यहां पर एक मॉलिक्यूल फास्फोरस का इन्वॉल्व होता है फिर से, लेकिन इस बार एटीपी से नहीं बल्कि H3PO4 से इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर फास्फोरस है, H3PO4 का फास्फोरस आता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन क्यों होता है, अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तब तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहा है, अटैच हो रहा है, तो रिडक्शन। जैसा कि हमने कैल्विन साइकिल में पढ़ा था कि पीजीए का, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होके एल्डिहाइड बना था, यहां पर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होकर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है। ये कैल्विन साइकिल का उल्टा आप समझिए इसमें, जैसा कि हमने पहले बताया।
तो वहां पर क्या था, वहां एसिड से एल्डिहाइड बन रहा था, यहां एल्डिहाइड से एसिड बन रहा है। और इस प्रोसेस में हाइड्रोजन निकलेगी, एनएडी का रिडक्शन हो जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हाइड्रोजन निकलेगी और NADH बनाएगी, NAD जो मौजूद है ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में, NAD से NADH बन जाएगी। ठीक, यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड से का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और NAD का रिडक्शन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि NAD में हाइड्रोजन अटैच हो रही है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। एल्डिहाइड से हाइड्रोजन निकल रही है इसलिए एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये क्या बनाएगा, अभी तक एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। ठीक, 1 नंबर और 3 नंबर पर तो फास्फोरस था ही, तो 1 नंबर पे भी आ गया। और चूंकि इसका रिडक्शन हुआ है तो ये एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन हुआ है तो एल्डिहाइड से ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो अगेन 3 कार्बन कंपाउंड है। और कितने मॉलिक्यूल है, 2। यहाँ जितने भी बन रहे हैं 3 कार्बन वाले, ये सब 2 ही बन रहे हैं, क्योंकि ये भी 2 हो जाएगा। 1 2 2 यहां से शुरू हो गया तो 2 2 2 सारे हैं। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा यहां पर। अब बात 7 नंबर पे आती है। 7 नंबर पे क्या होता है, ये प्रोसेस होती है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की, क्योंकि हाइड्रोजन का निकलना हो रहा है, डी हो रहा है, तो एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व हुआ है यहां पर, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, डिहाइड्रोजिनेज। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग चलिए 7 नंबर पर। अब 7 नंबर पर 2 एटीपी बनते हैं, यहां इन्वॉल्व हो रहे थे, यहां बन रहे हैं, एडीपी से एटीपी बन रहा है। एक बनेगा, लेकिन 2 मॉलिक्यूल इसलिए 2 लिखा है हमने, एक ही बनेगा। एक एटीपी यहां निकलेगी, यानी कि टोटल 2 एटीपी निकलेगी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है। और ये प्रोसेस किसके प्रेजेंस में हो गया, ट्रांसफॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ठीक, ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में एटीपी से एटीपी बन जाएगा। अब बनेगा क्या प्रोडक्ट, अब आ जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि यहां पर 1 और 3 2 कार्बन पर फॉस्फोरस था, एक फॉस्फोरस निकल गया, एक फॉस्फोरस यानी 1 नंबर वाला फॉस्फोरस निकल गया, तो 3 वाला बचा है। तो यहां जो 20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, अब ये केवल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो गया, क्योंकि यहां पर 2 फॉस्फोरस नहीं है, अब केवल 3 नंबर पर है, 1 नंबर वाला एटीपी बन गया। ठीक, तो 3 कार्बन कंपाउंड बन गया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA, जिसको कि आप कैल्विन साइकिल में पढ़ चुके हैं। ठीक, वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था कैल्विन साइकिल का, इसीलिए उसको C3 साइकिल बोलते थे। ठीक, अब क्या हुआ, अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन माने होता है चेंज होगा, यानी कि 3 नंबर के कार्बन पर जो फास्फोरस था, अब वो 2 नंबर के कार्बन पे आ जाएगा। और ये काम किसके प्रेजेंस में होगा, म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। म्यूटेशन मींस होता है चेंज, तो ये चेंज कराएगा और ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। ठीक, अब यहां पर एल्कोहल ग्रुप इन्वॉल्व होगा और ये इन्वॉल्व होगा, ये काम होगा इनोलेज के प्रेजेंस में। ठीक, इनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में एल्कोहल इन्वॉल्व होगा और ये बन जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब 10th स्टेप में क्या होगा, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से एक एटीपी और बनेगा और 2 मॉलिक्यूल है तो 2 एटीपी बनेगा। ठीक, तो 1 एटीपी से और बन गया 2 एटीपी बन गया, यहां पर दो मॉलिक्यूल है, चूंकि यहां पर फिर से बन गया और फिर से इस यहां से फास्फोरस निकलेगा। तो जो फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड था, अब वो केवल फॉस्फोइनॉल ग्रुप निकल गया, अब ये केवल किसमें बचा, पायरुविक एसिड के 2 कार्बन जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बन गए। और यही हमें बनाना था, यही ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है।
कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बना दे। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक, इस पूरी प्रोसेस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो खोज थी इस ग्लाइकोलिसिस की, इसको जो साइंटिस्ट थे वो थे एम्बेडन, मेयरहॉफ एंड पारानास। इन तीनों के नाम पर ईएमपी पाथवे बोलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फिजियोलॉजी पार्ट के लिए। ठीक, अब सवाल आता है कि कितने एटीपी इसमें इन्वॉल्व हुए और कितने एटीपी का हमें गेन हुआ। तो इन्वॉल्व तो हुआ, यूटिलाइज हुआ 2 मॉलिक्यूल एटीपी का, नंबर 1 पर और नंबर 3 पर। ठीक, 2 मॉलिक्यूल यूटिलाइज हुआ जो कि इन्वेस्टमेंट फेज था। अब एटीपी प्रोड्यूस कितना हुई? 7 नंबर और 10 नंबर पर, 7 नंबर पर और 10 नंबर पर कितना हुई? 4 मॉलिक्यूल, 2 यहां बनी और 2 यहां बनी। 4 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुई। तो 4 में अगर 3 निकाल देंगे, 4 में अगर 2 निकाल देंगे तो 2 ही बचेगा। 2 यूटिलाइज हुई थी और 4 बनी, यानी 2 ही मिला। लेकिन 2 मॉलिक्यूल एटीपी के लिए इतनी लंबी प्रोसेस नहीं होगी, इसमें कुछ और भी होगा। जब आप बिजनेस करते हैं या कोई चीज लेन देन करते हैं तो उसमें सारा पैसा कैश नहीं मिलता। कुछ आपको कैश भी मिलेगा, कुछ चेक भी मिलेगा या ड्राफ्ट मिलेगा। तो यहां पर भी वही प्रोसेस होती है। 2 मॉलिक्यूल तो आपको डायरेक्ट मिल जाते हैं, 2 एटीपी का बेनिफिट तो यहां हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको 2 मॉलिक्यूल NADH के मिल रहे हैं, NADH के मिल रहे हैं। और एक NADH मीन्स होता है एक NADH जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तो इससे 3 मॉलिक्यूल एटीपी मिलते हैं। ठीक, और यहां पर कितना है? 2 NADH है, यानी 3 + 3 यानी 2 NADH का 6 एटीपी यहां मिलेगा। तो 6 ये हो गया और 2 ये हो गया। 6 एटीपी यहां हो गई और 2 एटीपी ये हो गई, यानी टोटल गेन हमें कितने का हुआ? 6 + 2 = 8 एटीपी। ये टोटल प्राप्त हुआ हमें किससे? ग्लाइकोलिसिस। ठीक, यानी इतनी लंबी प्रोसेस हुई और हमें 8 मॉलिक्यूल्स एटीपी मिली जो कि हमारी बॉडी के लिए यूटिलाइज होगी वेरियस फंक्शन के लिए। ठीक, तो ये था आपका ग्लाइकोलिसिस का फुल साइकिल और नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। थैंक यू वेरी मच।